बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं। बॉलीवुड की दुनिया का ये भी अजब खेल है के पीछे जो एक आम आदमी का किरदार निभाने वाले फिल्मी सितारे को बेहद खास बना देती है। लेकिन यही खेल जब राजनीति के मैदान में खेला जाता है तो तस्वीर अलग होती है। चुनाव में एक आम आदमी अपने वोट से किसी को सत्ता का ताज दिलाता है तो किसी के लिए वो भाग्य विधाता बन जाता है। सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी। नए ध्रुव, नए प्रयोग और नए जोश के बीच दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी का वोट सत्ता का एक नया समीकरण बुनता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के इस चुनावी दंगल में जिस पार्टी का चेहरा सबसे मजबूती के साथ उभरता नजर आ रहा है उसका नाम है आप। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं बोला, अपने आधे से ज्यादा भाषण में मेरे को गालियां देते रहे। दिल्ली में यूं तो चुनावी मुकाबला अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी के बीच है, लेकिन इस चुनावी जंग में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने लगातार केजरीवाल को ही अपने निशाने पर लिया है। उनकी पार्टी बीजेपी भी अपने पूरे दल बल के साथ केजरीवाल पर लगातार वार करती रही है, लेकिन तमाम सर्वे साफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी बनने जा रही है बीजेपी के गले की फांस। कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। जब नतीजा आया नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सबकी निगाहें चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का ये खेल उन नए मतदाताओं ने और ज्यादा उलझा दिया है, जिनको लेकर ये कयास है कि ये वोट आम आदमी पार्टी के खाते में गिरे हैं। और यही वजह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपकी कामयाबी का सायरन बजा रहे हैं। तो हमारा फाइनल एग्जिट पोल अब सीटों के बारे में आपको बताएगा। 2013 में कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिली थी, लेकिन फाइनल एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आ रही है, सीधे सीधे 7 सीट का नुकसान जो आप इसमें देख रहे हैं, यानी 10% वोट शेयर घटा तो देखिए 8 से 1 पर आ गई कांग्रेस पार्टी। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। 32 सीटें 2013 के चुनाव में आई थी। 2015 का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 26 सीटों पर आ रही है बीजेपी, सीधे सीधे 6 सीटों का नुकसान। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका दिल्ली की सियासत में। फाइनल एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को दे रहा है 26 सीटें। अब बात आम आदमी पार्टी की। 2013 में 28 सीटें आम आदमी पार्टी की थी और 2015 का फाइनल एग्जिट पोल दिल्ली की जनता कह रही है 43 सीटें आम आदमी पार्टी को, यानी बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गई आम आदमी पार्टी। सीधे सीधे 15 सीटों का फायदा आम आदमी पार्टी को, और इसके साथ ही ना सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है बल्कि 43 सीटें लेकर अपने दम पर अरविंद केजरीवाल सरकार बना रहे हैं। दिल्ली के चुनावी दंगल में किसका होगा मंगल और किसके हाथ में आएगा कमंडल, ये बात तो अभी मतपेटियों में कैद है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो तीखे तेवरों और बुलंद इरादों से लैस होकर चुनावी जंग में कूदने वाली आम आदमी पार्टी बन चुकी है दिल्ली की राजनीति की किंग मेकर। पिछले साल 14 फरवरी को इस्तीफा दिया था। पूरे 1 साल के बाद 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के चक्रव्यूह में बीजेपी घिरी और कैसे मोदी और बेदी के चुनावी चक्रव्यूह को भेदते हुए
केजरीवाल ने अपनी उम्मीदवारी की धार तेज की। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी यानी आपकी उम्मीदों पर फिर गई झाड़ू, तो फिर आपका क्या होगा जनाबे आली। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। ये 3 तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की हैं। पिछले 3 सालों की हैं ये तस्वीरें, जब जंतर मंतर से लेकर बिजली के खंभे तक और सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली की राजनीति की रगों में दौड़ रहा था केजरीवाल का करंट। पॉलिटिक्स के मैदान में इलेक्ट्रिशियन का रोल निभाकर केजरीवाल ने साल 2013 में दिल्ली की कांग्रेस सरकार को 440 वोल्ट के खूब झटके दिए थे। और अब दिल्ली चुनावों में बीजेपी को भी लगातार नजर आ रहा है केजरीवाल का करंट। इनके सारे नेता मेरे को गालियां दे रहे हैं पिछले 1 महीने से। इनकी एक और नेता है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा जी कहती हैं केजरीवाल बंदर है। इनके एक और नेता है बीजेपी के, वो कहते हैं केजरीवाल हरामखोर है। आज इनकी नेता है सीतारमन जी कहती है केजरीवाल चोर है। इनकी किरण बेदी जी कहती हैं केजरीवाल टॉक्सिक है। इनके सारे नेता गाली गलौज कर रहे हैं। और आज पिछले 2 दिन से आपने टीवी में देखा होगा, ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने हवाला का पैसा लिया है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, आज देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केजरीवाल रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, सरकार आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, आईबी आपके हाथ में है, इनकम टैक्स आपके हाथ में है। वित्त मंत्री जी आपके पास हिम्मत है तो मेरे को गिरफ्तार करके देख लो। ये कीचड़ फेंकना बंद करो। 1 साल पहले जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तब उनके तौर तरीकों को लेकर और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री पद के इस्तीफों को लेकर तमाम तरह के सवाल किए गए थे। दिल्ली के मौजूदा चुनाव में भी पार्टी फंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने की लगातार कोशिश की है, लेकिन नए टाइप के नेता केजरीवाल के राजनीति के पावर प्ले ने उनकी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की राजनीति में बेहद खास बना दिया है। ये इसमें 2 राय नहीं है कि केजरीवाल जो है वो बहुत ही समझदार, कैलकुलेटिंग, स्कीमिंग पॉलिटिशियन है। मैं तो ये मानता हूं कि जो महारथी पॉलिटिशियन है उनसे भी ज़्यादा केजरीवाल सूझबूझ रखते हैं, और वही हथकंडे जो वो लोग करते थे केजरीवाल करने के काबिल है, और उन्होंने किए हैं इस चुनाव में। और केजरीवाल तो ऐसे हैं, बनियों की महफिल में जाएंगे, वहाँ कहेंगे टैक्स कम कर दूंगा और मैं बनिया हूँ, बाद में और आधे घंटे में झुग्गियों में जाएंगे, कहेंगे मैं कीमतें कम करूंगा, मैं देखूंगा कि कोई ट्रेडर जो है कीमत नहीं बढ़ाएगा। तो केजरीवाल मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह हैं और अच्छे एक्टर हैं, और राजनीति में ऐसे एक्टर कामयाबी भी मिल जाती है। दिल्ली में मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी अरविंद केजरीवाल की कामयाबी की प्रबल संभावनाएं बयान कर रहे हैं। अलग अलग न्यूज चैनल के एग्जिट पोल में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले में नुकसान होता नजर आ रहा है, तो वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई पड़ रही है। एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल में दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 26 सीटें और आम आदमी पार्टी को 43 सीटें मिलती दिख रही हैं। दूसरे एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी का यही हाल है। न्यूज चैनल आज तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 19 से 27 और आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 0 से 2 सीटें, बीजेपी को 25 से 33 और आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज के पोल में कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं,
जबकि बीजेपी को 17 और आम आदमी पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 22 और आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। डेटा मिनेरिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35, आम आदमी पार्टी को 31 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। कई बूथों के ऊपर तो वो अपनी टेबल सिमट के जा चुके हैं। अब चुनाव लगभग एक तरफा होता जा रहा है। फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा। इस बार तो दिल्ली में जनता पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को लेकर आ रही है। एक बड़े विजन के साथ बहुत स्नेह दे रहे हैं दिल्ली के लोग हमको। अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूं तो मुकाबला किरण बेदी और केजरीवाल के बीच में है, लेकिन इस चुनाव में भी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। मोदी ने दिल्ली में 4 चुनावी रैलियां की और केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी पर ही सवाल खड़ा करने की कोशिश की। चुनावी सभाओं में मोदी लगातार केजरीवाल को अपने निशाने पर लेते रहे और यही वजह है कि बनारस के लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका है जब दिल्ली का ये चुनाव भी एक तरह से मोदी बनाम केजरीवाल बन गया है। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। झूठ बोलने की ताकत देखो, बेईमानी की हिम्मत देखो। जो लोग स्विस बैंक में किसका अकाउंट है उसके अकाउंट नंबर जेब में लेकर के घूमते थे, उन्हें ये मालूम नहीं कि उनके अकाउंट में किसके पैसे आते हैं। 2 दिन से इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगाने शुरू किए हैं। कह रहे हैं मैंने हवाला से पैसा लिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक डोनेशन, एक पैसे का डोनेशन आम आदमी पार्टी ने चेक से लिया। भाई साहब, इनसे पूछना चाहता हूं, ये हवाला चेक से कब से होने लग गया? हवाला का पैसा चेक से कब से आने लग गया? एक पैसे का हिसाब किताब हमने वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। कल वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, बोले केजरीवाल को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं वित्त मंत्री जी को चैलेंज करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी अगर मैंने एक भी पैसे की चोरी करी है मेरे को अभी जेल भेजो, अभी मेरे को उठा के यहाँ से जेल भेजो। साल 2013 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे, लेकिन इस बार मोदी की लहर पर सवार होकर ही बीजेपी दिल्ली का किला जीतने निकली थी। बावजूद इसके बीजेपी न सिर्फ चुनावी तैयारी और प्रचार अभियान में आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई, बल्कि अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में भी उसने देरी कर दी। और यही बातें बीजेपी की चुनावी संभावनाओं के लिए घातक साबित हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति आखिर तक तय नहीं कर पाई कि उसे चुनाव के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उतारना है कि नहीं उतारना है। कांग्रेस तो मान लीजिए पिटी हुई पार्टी थी, उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वापसी कैसे करें। उसका केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत ही अक्षम किस्म का साबित हो रहा था, वो कार्यकर्ताओं में किसी भी किस्म का उत्साह भरने में नाकाम रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व की जो बुरी हालत थी, उसने दरअसल भारतीय जनता पार्टी को शुरू में बैकफुट पर कर दिया। अरविंद केजरीवाल को समय मिला, उन्होंने अपने 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा देने के लिए जम के माफी मांगी, बार बार माफी मांगी, और अब ऐसा लगता है कि शायद उनके जनाधार ने उन्हें माफ भी कर दिया है। हमारा देश गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन हमारा देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने के लिए सारा जोर लगा दिया। जहां उन्होंने एक और केजरीवाल को धोखेबाज और भगोड़ा करार दिया, वहीं केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के समर्थन की अपनी रणनीति से बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की। आगे आपको बताते हैं कि बीजेपी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरह से केजरीवाल ने कूदने पर मजबूर कर दिया।
मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनकलाब! ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत कम हुआ है। एक आंदोलन से शुरू हुआ सफर सत्ता तक पहुंचा तो वहां भी आंदोलन की ही रणनीति अपनाई थी। केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जनता को ही थानेदार बना दिया। कहा, जो रिश्वत मांगे उसके बारे में हमें बताओ, हम बताएंगे कि स्टिंग कैसे करना है। मेरा ये कहना है, अब अगर कोई पैसे मांगे, मैंने अब ताकत आपके हाथ में दे दी। मोबाइल फोन सबके पास है, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और मेरे को लाके रिकॉर्डिंग दे देना। अब रिश्वत देने से मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे, जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। दिल्ली में डेनमार्क की महिला के साथ रेप हुआ। केजरीवाल मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के साथ पुलिस ने कथित रूप से बदसलूकी की तो मुख्यमंत्री केजरीवाल धरने पर बैठ गए। जनता को इंकलाब के लिए हुंकारने लगे। पुलिस से वर्दी उतार धरने में शामिल होने की अपील करने लगे। ऐसा संसदीय राजनीति में पहले न देखा न सुना गया था। हम अच्छे पुलिस वालों की कदर करते हैं। फिर आज यहाँ से मैं पुलिस वालों से भी ऐलान करना चाहता हूँ, ये देश केवल मेरा नहीं है जी, ये देश आपका भी है। जितने लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, अगले 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना और आप भी हमारे साथ शामिल होना। हालांकि केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पर यह सफर महज 49 दिनों तक चला और इसी के बाद से बीजेपी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल केजरीवाल पर अराजक, नौसिखिया और भगोड़ा होने का आरोप लगाते रहे। दिल्ली के मौजूदा चुनाव में भी बीजेपी ने इन मुद्दों को खूब उछाला है। मेरी टेबल के ऊपर लोग चढ़ गए, मेरी कुर्सी पे चढ़ गए और ऐसे लगा कि अगर मैं वहां से नहीं निकला तो मैं पे चक जाऊंगा। आज बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी भीड़ की हम लोगों को अंदेशा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर दोबारा जनता दरबार लगाएंगे। केजरीवाल की जो 49 दिन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उसको गाली देती रही, ये सोच के कि शायद 49 दिन की सरकार एक बहुत घटिया किस्म की सरकार थी, ऐसी सरकार थी जिसने जनता को नाराज कर दिया। मैं समझता हूं भाजपा की ये एक बहुत बड़ी गलती थी। 49 दिन की सरकार वैसी नहीं थी जैसी भाजपा या कांग्रेस चलाना चाहती हैं। वो एक अलग तरह का गवर्नेंस का मॉडल था। वो मॉडल क्या था इसका अध्ययन होना विशेष है, लेकिन 49 दिन के अंदर उन्होंने एक खास तरह की सरकार चलाई। और आज हम देखते हैं, आज हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि है, हमारे पास हाइंडसाइट है। हम देख सकते हैं केजरीवाल की पूरी चुनावी कैंपेन उन्हीं 49 दिन की सरकार की उपलब्धियों पर खड़ी हुई है और भाजपा उस 49 दिन की सरकार को मानती रहेगी। उस सरकार के मुकाबले जैसे हम मोदी के 8 महीने रखेंगे वैसे ही हमारी गोटी लाल हो जाएगी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हुआ। 49 दिन के वो 49 दिन भाजपा के दिल्ली के संदर्भ में उन 8 महीनों पर भारी बैठ रहे हैं। दिल्ली में मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी अरविंद केजरीवाल की कामयाबी की प्रबल संभावनाएं बयान कर रहे हैं। अलग अलग न्यूज चैनल के एग्जिट पोल में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले में नुकसान होता नजर आ रहा है, तो वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई पड़ रही है। एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल में दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 26 सीटें और आम आदमी पार्टी को 43 सीटें मिलती दिख रही हैं। दूसरे एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी का यही हाल है। न्यूज चैनल आज तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 19 से 27 और आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 0 से 2 सीटें, बीजेपी को 25 से 33 और आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज के पोल में कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 17 और आम आदमी पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान है।
न्यूज 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 22 और आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। डेटा मिनेरिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35, आम आदमी पार्टी को 31 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मेरी टेबल के ऊपर लोग चढ़ गए, मेरी कुर्सी पे चढ़ गए और ऐसे लगा कि अगर मैं वहां से नहीं निकला तो मैं ही पिचक जाऊंगा। आज बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, इतनी भीड़ की हम लोगों को अंदेशा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर दोबारा जनता दरबार लगाएंगे। 46 साल के केजरीवाल ने दिसंबर 2013 में पहली बार असरदार ढंग से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक उनके लिए समय बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। दिल्ली के पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें मिली थी। इस जीत ने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन 49 दिनों की सरकार के बाद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक के मसले पर जब अचानक पद से इस्तीफा दे दिया, तो मोदी के नेतृत्व में तेजी से उभरती बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें भगोड़ा कहकर उनका मजाक उड़ाया और यहीं से केजरीवाल के लिए एक मुश्किलों भरे सफर की भी शुरुआत हुई। हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का उदय भारत की राजधानी में भ्रष्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के तहत हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता या तो पुराने राहुल गांधी के एडवाइज़र रहे हैं या फिर उनका, जैसा मैंने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ और विदेशी हाथ के साथ बहुत सारे लोगों का एसोसिएशन रहा है, जिसका जवाब वो देश को ठीक प्रकार से आज तक भी दे नहीं पाए हैं। व्यक्ति सिवाय गुमराह करने के और झूठ बोलने के कुछ कर नहीं रहा, और मैं तो देश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि आपने इन 50 दिनों में इनका चेहरा देखा है। इन्होंने जितनी बातें की कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब केवल घोषणाएं साबित हुई हैं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सवाल ये था कि आखिर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ऐसा किया क्यों? दरअसल जन लोकपाल की आड़ लेकर आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों की सत्ता इसलिए छोड़ी ताकि 2014 के लोकसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरा जा सके। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सीधे अपने निशाने पर लिया और वो जा पहुंचे गुजरात। अगले 1 महीने में हमें जनता को जाके बताना है कि ये गुजरात का मॉडल बिल्कुल बकवास है। ये गुजरात का मॉडल, हाँ विकास हुआ गुजरात के अंदर, लेकिन केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के रथ को रोका था। कांग्रेस को लग रहा था कि लोकसभा चुनावों में भी केजरीवाल का झाड़ू मोदी के प्रधानमंत्री बनने के मंसूबों पर ही फिरेगा। नवंबर-दिसंबर 2013 में दिल्ली के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चारों राज्यों में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार मोदी ने जमकर प्रचार किया था। 3 राज्यों में जहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, वहां बीजेपी की जीत हुई, लेकिन दिल्ली में बीजेपी बहुमत से 4 सीट कम पर ही अटक गई। साफ था कि अगर दिल्ली में आप नहीं होती तो मोदी की बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलता। इसके बाद से ही खुद बीजेपी के नेता डरे हुए थे और कह रहे थे कि कांग्रेस आपको शह दे रही है ताकि मोदी के रथ को लोकसभा चुनावों में भी दिल्ली फतह करने से रोका जाए। दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है।
उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर करके काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अब नीति इतनी है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोक 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की करीब 225 शहरी और अर्ध शहरी सीटों के बारे में कहा जा रहा था कि इनमें से केजरीवाल जितनी सीटें जीतेंगे वो बीजेपी के हिस्से जाने वाली सीटें होंगी। पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों की सलाह पर केजरीवाल ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को हल्के में लिया और पूरे देश में आम आदमी पार्टी के 400 उम्मीदवार खड़े कर दिए। तब केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी पार्टी कम से कम 100 सीटें जीतेगी। नरेंद्र मोदी ने जब बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो केजरीवाल भी उनके खिलाफ चुनाव मैदान में कूद पड़े। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? बनारस की इस जंग में केजरीवाल के लिए नतीजा निराशाजनक रहा। केजरीवाल मोदी के हाथों 3 लाख से ज्यादा वोट से हारे। उनकी आम आदमी पार्टी को भी सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली और उसके 96% उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद तो पार्टी ही बिखरने लगी थी। जो नाराजगी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने रवैये पे बिल्कुल कायम है। पहले दिन से उनका हिटलरशाही रवैया, अपने तानाशाह रवैया, एक आरोप, किसी पे भी कोई भी डिसीजन थोप देने जैसे डिसीजन। आपके विधायक बिन्नी को निकाला जा चुका था। अलग अलग नेताओं के बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही थी। केजरीवाल का भी पार्टी पर नियंत्रण मुश्किल होता जा रहा था। दरअसल केजरीवाल ने इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ दी थी कि अब हर मोर्चे पर लड़ना भी मुश्किल था और उसे समेटना भी। इस बीच केजरीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस की मदद से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की। केजरीवाल सरकार गठन को लेकर बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मिलते भी रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। अब जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। तो अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के राजनीतिक हालात भी बदल चुके थे। गेंद अब बीजेपी के पाले में थी। दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाए जाएं या फिर बीजेपी जोड़ तोड़ से अपनी सरकार बना ले, इन्हीं 2 विकल्पों के बीच वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। बीजेपी संगठन और केंद्र में बीजेपी की सरकार के बीच इस मुद्दे पर लंबी जद्दोजहद भी चली, लेकिन केजरीवाल की सक्रियता और विरोधी दलों के दबाव के चलते बीजेपी को दिल्ली में दोबारा चुनाव करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। विधानसभा डिसॉल्व होगी सर या क्या नहीं करेंगे? ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। सर क्या आप सिफारिश करने जा रहे हैं? ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। फॉर्मेशन को लेकर के क्या आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लेवल पे चीजों? ये भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। अरविंद कल आए थे, ये तो बता सकते। ये आए थे, बिल्कुल आए थे। क्या हुआ सर उन्होंने क्या? ये नहीं बता सकता। ये एक हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि लोकसभा चुनाव के बाद में किसी तरह जोड़ तोड़ करके बहुमत बना ले और दिल्ली के ऊपर हुकूमत करे, नया चुनाव न कराना पड़े।
लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ही उसके पीछे पड़ी रही, बार बार लगातार ये कहती रही कि ये तोड़फोड़ करना चाहते हैं और सार्वजनिक बयान देती रही। एक तरह की वो एक रणनीतिक जद्दोजहद थी, इसमें आम आदमी पार्टी की कोशिश ये थी कि ये तोड़फोड़ ना कर पाएं, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि हम कर लें। और उसमें मुझे ताज्जुब होता है कि भाजपा ऐसी शक्तिशाली पार्टी तोड़फोड़ नहीं कर पाई। और एक तरह से देखा जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी की रणनीतिक जीत हुई, उसने भाजपा को सरकार नहीं बनाने दी और भाजपा चुनाव कराने के लिए मजबूर हुई। 4 बार उनके एफर्ट्स को फॉइल किया गया है, तो वो बेईमानी से सरकार बनाना चाह रहे थे। और कल आप लोगों ने देखा कैसे मातम छाया हुआ था उनके ऑफिस में, कोई बात करने को तैयार नहीं था बीजेपी के यहाँ। अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2013 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उनकी साख भी तेजी से गिरती चली गई। हालांकि आम चुनाव में हार के बावजूद केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली में वोट प्रतिशत दिसंबर 2013 के 31% से बढ़कर 34% हो गया था। नवंबर 2014 में जब दिल्ली में सरकार बनाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो उसके बाद चुनाव का ऐलान हुआ। जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और कोई तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का सवाल ही नहीं है। और जिस तरह का कुछ लोग घबरा के बीजेपी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आलोचना कर रहे हैं, ये गलत है। Date of poll the 7th February Saturday. Date of counting 10th February Tuesday. Completion of election process is 12th February. दिल्ली की सत्ता छोड़ने के 9 महीने बाद अपने कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों की बदौलत केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में चुनावी जंग के लिए वापस लौटी थी। लेकिन इस बार आपका मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की बजाय सीधा बीजेपी से ही था। ये जो भी पत्थर मार रहे हैं, पहली चीज तो ये साबित हो गया बीजेपी में घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है। अब ये पत्थर मारने के ऊपर इस तरह की प्रायोजित चीजें लगातार करते रहते हैं, जैसे कि उनको सिंपैथी चुनाव में मिले। और बाकी अगर जो भी है वो काम पुलिस का है, पुलिस अगर वहाँ कोई रिपोर्ट हुई होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि ये किसका है। लेकिन इस तरह की प्रायोजित चीजें चुनाव में आपको और भी देखने को मिलेंगी। लगातार इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं, उनके चुनाव का एक इस तरह से तरीका है। अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया था तो उससे बात करनी चाहिए थी, बनिस्बत उसको बुरी तरह पीटना, मारना, या उसको पुलिस को दे देते। तो मुझे लगता है कि इनका असली चेहरा सामने आ गया। अक्टूबर में जब ये सर्वे आने शुरू हुए थे, अक्टूबर नवंबर में, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी पर 17 परसेंटेज पॉइंट की लीड थी। सेफोलॉजी के इतिहास में आज तक किसी भी पार्टी ने इतनी लीड कवर नहीं की है। जब लीड 10% से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी लीड है वो आसानी के साथ चुनाव जीतेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने न केवल 70% अंकों की लीड कवर की, बल्कि आज वो भारतीय जनता पार्टी से करारी टक्कर ले रही है और कभी कभी ये भी लगता है कि उससे बित्ता भर आगे है। ये क्यों कर पाए वो? ये भाजपा की गलतियों की इसमें भूमिका तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी की खूबी ये है कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके स्वयंसेवकों ने, उनके वॉलंटियर्स ने दिल्ली की जमीन खोद दी। अगर एक इलाके में 100 चुनाव प्रचारक सक्रिय होते थे तो उसमें से 10 या 11 कांग्रेस के होते थे, 20 या 25 भारतीय जनता पार्टी के होते थे और बाकी सब आम आदमी पार्टी के होते थे। एक एक दरवाजे पे वो 3-3 बार 4-4 बार उन्होंने दस्तक दी। और 49 दिन हमने भी सरकार चलाई थी। 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद करी थी कि नहीं करी थी दिल्ली में? हाथ ऊपर करके बताना, रिश्वतखोरी बंद हो गई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी भाई। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रचार अभियान छेड़ दिया था। आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक चुनाव प्रचार पर अपना फोकस किया, जिसे केजरीवाल के समर्थक दिल्ली के विकास का एजेंडा कहते हैं। बिजली, पानी, गरीबों के लिए मकान, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों को केजरीवाल ने अपने चुनाव प्रचार का अहम हथियार बनाया। इस बीच मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए वो अपनी चुनावी सभाओं में जनता से बार बार माफी मांगते भी नजर आए। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं।
आम आदमी पार्टी की रणनीति, मुद्दों और अरविंद केजरीवाल की आक्रामक प्रचार शैली से घबराई बीजेपी को केजरीवाल की टक्कर में उनकी सहयोगी किरण बेदी को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में भी देर लगा दी। मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है। वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी। बीजेपी ने तो कैंपेन चालू नहीं किया। उनके यहाँ तो इतना कंफ्यूजन रहा कि भी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट रखें नहीं रखें, अगर रखा तो कितने आखिर में रखा, और वो लेकर आए तो किसको लेकर आए, किरण बेदी को लेकर आए। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे कम से कम नेता जो है उसकी रिट चलती है, उसकी प्रशंसा भी होती है, उसकी क्रिटिसिज्म भी होता है, पर किरण बेदी में एक पैसे का पॉलिटिशियन की अवेलिटी नहीं है। वो सारी उम्र डंडा चलाते रही, अफसर रही, और वही उन्होंने दिखाया। और राजनीति में चाहे जितने बड़े पॉलिटिशियन हो या छोटे पॉलिटिशियन हो, जनता को साथ लेके चलने की क्षमता होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि किरण बेदी को इन्होंने बनाने के बाद, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने के बाद, कि उसने कुछ ज़्यादा लोगों को लुभाया हो, जो अपने साथ चलाया हो, लोगों को नाराज किया है। मेरे लिए ये एक महाभारत नहीं है, ये एक साधारण चॉइस है। हम इसको महाभारत क्यों बनाएं? हम क्यों महाभारत बनाएं? हम अननेसेसरी, ये नई राजनीति है। पॉजिटिविटी पर जाएं, महाभारत ना बनाएं। लोगों को देखो साथियों, ये वो है, मेरी ये सोच है, मैं ये दे सकता हूं, ये दे सकते, चॉइस कर लो। दिल्ली का ये चुनाव किरण बेदी बनाम केजरीवाल के नाम पर लड़ा गया है। चुनाव प्रचार के दौरान किरण और केजरीवाल ने एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा है, लेकिन केजरीवाल ने अपना पूरा जोर आम जनता के मुद्दों के आसपास ही लगाया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली की उस 60% जनता को टारगेट किया जो 15,000 रुपए से कम कमाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो छोटे स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जबकि केजरीवाल की चुनावी रणनीति के उलट बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे वक्त अरविंद केजरीवाल को ही अपने निशाने पर लिए रखा। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान में भाषण दिया था। मैंने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली वालों के लिए कुछ बोलेंगे, हमारी महंगाई कम करेंगे, हमारे लिए स्कूल बनवाएंगे। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण टीवी में देखा होगा। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं बोला। अपने आधे से ज्यादा भाषण में मेरे को गालियां देते रहे। केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, केजरीवाल यूं करता है, केजरीवाल यूं करता है, केजरीवाल धरना करता है। मैं धरना अपने लिए थोड़ी करता हूं जी, धरना तो आप लोगों के लिए करता हूं मैं। शुगर की बीमारी है, सारे डॉक्टरों ने कहा था कि अगर केजरीवाल 48 घंटे से ज्यादा भूखा रहा तो ये जिंदा नहीं बचेगा। मैंने 15 दिन का अनशन किया था, 15 दिन भूखे रहा था। कोई ना कोई ऊपर वाले की शक्ति है जो जिंदा खड़ा हूं आज मैं आपके सामने। तो जब प्रधानमंत्री जी ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे को तो बहुत बुरा लगा।
प्रधानमंत्री जी बोले केजरीवाल नक्सली है, मैं नक्सली हूं जी। प्रधानमंत्री जी बोले केजरीवाल को जंगल भेज दो। इनके सारे नेता मेरे को गालियां दे रहे हैं पिछले 1 महीने से। मोदी ने दिल्ली के चुनाव में वही गलती की जो कि मोदी विरोधियों ने लोकसभा के चुनाव में की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ बहुत नकारात्मक मुहिम चलाई। केजरीवाल को न जाने क्या क्या कहा, इतने इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका असर यह हुआ कि केजरीवाल का अपना जनाधार तो मजबूत होकर उसके साथ जुड़ता ही चला गया। और कुछ जो फैंस सीटर्स होते हैं, जो बीच में लोग बैठते हैं, जो देखते हैं इन बातों को, भाई कौन क्या कह रहा है और उसके हिसाब से तय करते हैं, उसमें से भी केजरीवाल को काफी हमदर्दी मिली। अगर चुनाव 8 महीने पहले होते, जब लोकसभा के चुनाव के बाद होते, तो केजरीवाल कहीं नहीं थे। पर पूरे देश से वर्कर बुला के केजरीवाल ने दिल्ली में झोंक दिया और कॉन्ट्ररी टू पब्लिक इंप्रेशन काफ़ी उसी तरह से जैसे दूसरी पार्टियां पब्लिक में पॉलिटिकल वर्कर हायर करती हैं डेली वेजेस पे, ये भी कर रहे हैं, सड़कों पे छोड़ दिए। केजरीवाल ऐसे चुनाव लड़े हैं जैसे कि सारी उम्र वो चुनाव ही लड़ाते रहे हैं। और वो नज़र आ रहा है आपको कि आज जो है कांटे की टक्कर है बीजेपी और केजरीवाल की। कांग्रेस तो मैंने कहा कि कहीं हाशिए पे है। दिल्ली के इस चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर चला है। केजरीवाल से मुकाबले के लिए बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों, 120 सांसदों और दिग्गज नेताओं को दिल्ली के चुनावी मैदान में झोंक दिया था। आम आदमी पार्टी से बीजेपी ने हर दिन 5 गंभीर सवाल भी पूछे। पार्टी के चंदे को लेकर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर संगीन इल्जाम भी लगाए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से चुनाव प्रचार में मोर्चा भी संभाला था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।